तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन इस लॉ को समझने से पहले हमें कुछ और कॉन्सेप्ट हैं जो क्लियर होना ज़रूरी है। जैसे पहले समझ लें कि जो पहला कॉन्सेप्ट आता है वो है हीट और दूसरा है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो पहले हम ज़ीरोथ लॉ को पढ़ने से पहले ये कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इनका मतलब क्या है। अब हीट का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब है कि एक एनर्जी या एनर्जी का ट्रांसफ़र जो एक हाई टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से लोअर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की तरफ। अब ये कैसे होता है, अब हम इसे सीखते हैं। सपोज कर लें कि एक ये ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ये क्या है, इसके जो है पार्टिकल है और उसका जो टेम्परेचर है वो है 40 सेंटीग्रेड, और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर है, इसका जो है 50 सेंटीग्रेड है और इसका 40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है दोनों के। और अब एक कॉन्सेप्ट मैं बता दूं कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट बड़ी कैनेटिक एनर्जी वाला, सपोज कर लें ये अगर रेस्ट में और ये तेज़ मूव कर रहा है, ये मूव करते हुए अगर इसको कोलाइड करेगा इस ऑब्जेक्ट को, तो इसकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी, इसकी कैनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और वो जो है ये ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा था पहले, उसकी जो कैनेटिक एनर्जी होगी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी इसकी कैनेटिक एनर्जी में, इसकी कैनेटिक एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। ऐसे ही पार्टिकल्स के केस में भी ऐसा ही होता है। अगर कोई फास्ट मूविंग पार्टिकल अगर दूसरे स्लो मूविंग पार्टिकल को कोलाइड करता है, तो ये अपनी फास्ट मूविंग जो पार्टिकल होता है वो अपने जो स्लो मूविंग पार्टिकल की तरफ अपनी कैनेटिक एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर गैस हो, कोई सिस्टम है जिसके अंदर गैस है या लिक्विड है या कोई दो ऑब्जेक्ट सॉलिड्स के हैं, तो उनके अंदर पार्टिकल जो हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं, और जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो हमेशा अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं। तो अब सपोज कर लें हमने ये जो है दो ऑब्जेक्ट लाए, एक जो है उसका टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड है और दूसरे का 40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अब इन दोनों का क्या है, इन दोनों में एक ही डिफरेंस है, वो ये है कि एक का टेम्परेचर ज़्यादा है और दूसरे का टेम्परेचर कम है। तो टेम्परेचर का सिंपली जो मकसद होता है या मतलब होता है वो ये होता है कि किसी अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसका मतलब कि उसके अंदर जो पार्टिकल है वो तेज़ मूव करेंगे, उसके पास जो कैनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। तो अब क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट है तो इसके पार्टिकल के पास एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ये तेज़ एनर्जी से या ज़्यादा मोशन करेंगे, ज़्यादा कैनेटिक एनर्जी होगी। तो ये जो है ज़्यादा फास्ट मोशन करेंगे इसके पार्टिकल और इसके स्लो। तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के जो ये मॉलिक्यूल हैं या पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे इसके, ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके जो पार्टिकल है उससे कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करेंगे तो क्या करेंगे, ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देंगे इससे मॉलिक्यूल की तरफ। इसका मतलब कि ये जो है इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और उसकी मोशन को बढ़ा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, या एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसकी तरफ। तो अब क्या होगा, जब ये इससे कोलाइड करेंगे तो इसकी जो है एनर्जी बढ़ जाएगी और ये भी तेज़ मोशन में लाएगा या तेज़ वाइब्रेट करेगा। जैसे ये फास्ट वाइब्रेट करेगा तो ये क्या करेगा, अब इसकी एनर्जी को यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, इसकी जो है वाइब्रेशन को बढ़ा देगा, क्योंकि ये जो पहले था ये लोअर टेम्परेचर पे था, तो इसके अब जो पार्टिकल थे वो स्लो मूव कर रहे थे, अब ये तेज़ मूव करना शुरू कर देंगे। ऐसे ही ये जो पार्टिकल है वो इसकी तरफ एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा, फास्ट मूव करेगा और इसको भी मोशन में लाएगा, तेज़ वाइब्रेट करेगा या मोशन में आएगा। तो इसका मतलब है कि इनके अंदर जो है इनकी मोशन बढ़ गई, तो मोशन बढ़ेगी मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और इस साइड पे क्या होगा, ठीक है, इस साइड पे अब इसकी जब ये जो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा इसकी तरफ, तो इसकी एनर्जी जो कम होगी वो क्या होगा, अब ये जो पार्टिकल होगा इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ये जो इससे कोलाइड करेगा तो इसको एनर्जी देगा, और जब इसकी एनर्जी कम होगी तो ये जो है इसको एनर्जी देगा। तो ये ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पार्टिकल जो है एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इसे हम कहते हैं हीट एनर्जी, ठीक है। तो हीट जो है वो है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है। अब ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, तो इनकी जो मोशन बढ़ेगी, मतलब काइनेटिक
काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के वजह से इनका जो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सपोज कर लें इनका भी 45 टेम्परेचर हो जाएगा, अब इनका भी 45 टेम्परेचर हो जाएगा और इस जगह पे ये प्रोसेस बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जो इसकी तरफ या ये पार्टिकल जो इसकी तरफ एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसे हम हीट एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो हीट एनर्जी की डिफिनेशन क्लियर हो गई। इसको हम नॉन मैकेनिकल ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी भी कहते हैं हीट को। अब नॉन मैकेनिकल क्यों कहते हैं? या अब मैकेनिकल का मतलब होता है कि हम वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, वर्क को, यहाँ पे भी वर्क हो रहा होता है। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो यहाँ पे वर्क हो रहा है, ये पार्टिकल इस पे फोर्स लगा रहे हैं और मोशन दिला रहे हैं, तो इसका मतलब वर्क हो रहा है। लेकिन हम जब मैक्रोस्कोपिक मतलब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं, तो अब सपोज कर लें अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है, तो इनको साथ में रखेंगे तो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, लेकिन हमें कोई वर्क दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम इसको नॉन मैकेनिकल ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी भी हीट को कहते हैं। ठीक है, तो हीट का कॉन्सेप्ट ये था। अब आ जाते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब अब यहाँ से हम सीखते हैं। सपोज कर लें एक बॉडी बी है और एक बॉडी ए, इन दोनों को हमने कांटेक्ट में रख लिया है और इसको आइसोलेटेड सिस्टम में रखा है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि ये जो आपकी खुद की सराउंडिंग है उसका कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं है और ये जो है सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, अब क्या होगा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है, इसका 60 सेंटीग्रेड है और इसका 20 सेंटीग्रेड है। अब हम इसको अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा। अब ये हम सपोज कर लें कि मेटेलिक दो ऑब्जेक्ट हैं, हमने इसको रख लिया है। अब हम इनको जब कांटेक्ट में रखेंगे तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो ये ए सिस्टम में या ए ऑब्जेक्ट है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें पता है जब भी किसी ऑब्जेक्ट की तरफ हीट देते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट देंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर सपोज कर लें ये कोई राड है मेटेलिक, तो उसको हम हीट देंगे तो इसके जो डायमेंशन है वो बढ़ जाएगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। और इसका जो ये बी है, इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा और ये कम होता जाएगा और इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। और इसी तरह अगर रेजिस्टेंस देखें, ये अगर मेटल के ऑब्जेक्ट हैं तो इनकी रेजिस्टेंस हम देखेंगे कि ए की रेजिस्टेंस बढ़ती है। किसी भी मेटल के ऑब्जेक्ट को हम हीट करते हैं तो टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो उसकी जो है रेजिस्टेंस जो है वो उसकी बढ़ जाती है। तो ऐसे इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा और इसका रेजिस्टेंस भी कम होती जाएगी और वॉल्यूम भी कम होती जाएगी। ये होता जाएगा, लेकिन एक ऐसी पॉइंट आएगी जहाँ पे इसका जो वॉल्यूम बढ़ना भी रुक जाएगा और इसका वॉल्यूम कम होना भी ख़त्म हो जाएगा। और वहाँ पे जो इसकी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की स्टेट है वो कांस्टेंट हो जाएगी। स्टेट कांस्टेंट मतलब जो इनकी प्रॉपर्टी वॉल्यूम या रेजिस्टेंस चेंज हो रही थी, अब वो चेंज नहीं होंगी इनकी प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे इसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा और इसका वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस भी यहाँ पे कांस्टेंट, इसका रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट हो जाएगा। और वहाँ पे हम देखेंगे कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में हीट का ट्रांसफ़र भी बंद हो जाएगा। ठीक है, और हम ये नोट करेंगे एक चीज़ के इनका जो अब जब इनके बीच में हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगी तब इनको हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में। दो ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में तब होंगे जब वो एक दूसरे से हीट ट्रांसफ़र ना करें और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहें या कांस्टेंट रहें। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट रहेंगी, लेकिन एक प्रॉपर्टी टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर हम देखेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट्स का बराबर हो जाएगा। अब इसका भी 40 हो जाएगा और इसका भी 40। अब क्या होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा क्योंकि इससे हीट जा रही है उसकी तरफ, और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि इसके तरफ हीट आ रही है। तो अब यहाँ से हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखिए, थर्मोडायनामिक्स में हम जो पढ़ते हैं वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं स्टडी करते, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से एक टेम्परेचर की डिफिनेशन भी बता सकते हैं कि टेम्परेचर जो है एक ऐसी क्वांटिटी है जो डिसाइड करेगा कि हीट ट्रांसफ़र होगी या नहीं होगी, या दो ऑब्जेक्ट के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम होगा या नहीं होगा। अगर दो ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम है तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, अगर नहीं है तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है हीट ट्रांसफ़र ना हो और उनकी प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट हो जाए। ये नहीं है कि सारी प्रॉपर्टीज़ सेम हो जाएंगी,
सेम नहीं होंगे, सेम सिर्फ टेम्परेचर ही होगा। तो यहाँ से हम टेम्परेचर को कह सकते हैं कि टेम्परेचर ही एक ऐसी चीज़ है जो बताती है कि दो ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं या नहीं। अगर वो सेम टेम्परेचर पे हैं तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि अगर ये दो ऑब्जेक्ट ए और बी सेपरेटली, ठीक है, सी से क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, और इनका अब पहले हमें पता नहीं है कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं, तो जीरोथ लॉ हमें ये बताता है कि अगर ये ए सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में और बी जो है वो भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ए बी जो वो एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। और ये जो है टेम्परेचर को डिफाइन करता है, थर्मल इक्विलिब्रियम को बताता है, उसलिए ये जो है एक बेसिक लॉ है, ठीक है। और जीरोथ लॉ हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ के बाद में आया था, लेकिन ये जो था वो बिल्कुल बेसिक लॉ था, ठीक है, इसलिए हमने इसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बता दिया। और दूसरी बात, ये जो जीरोथ लॉ का जो हमें एडवांटेज मिलता है वो ये मिलता है कि जीरोथ लॉ के आने के बाद हमें अगर दो ऑब्जेक्ट्स को बताना है कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं या नहीं है, तो इनके लिए हमें इन दोनों को कांटेक्ट में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो सी ऑब्जेक्ट है ना, इसको हटा देंगे और जो तीसरा ऑब्जेक्ट होगा वो थर्मोमीटर लेके आएंगे। थर्मोमीटर लेके आएंगे या इस ऑब्जेक्ट्स को, जब इस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर चेक करेंगे और इसका ऑब्जेक्ट का भी टेम्परेचर चेक करेंगे, क्योंकि अगर ये ए ऑब्जेक्ट और थर्मोमीटर थर्मल इक्विलिब्रियम में, और ये हम थर्मोमीटर को यहाँ लेके जाते हैं, अगर ये बी और थर्मोमीटर भी इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ए बी जो है वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो हम जो थर्ड ऑब्जेक्ट होता है उसको हम थर्मोमीटर से रिप्लेस करके बिना टच के बता सकते हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं या नहीं। हम जो थर्मोमीटर हमारा होता है वो टेम्परेचर खुद का मेजर करता है। खुद का क्यों मेजर करता है? क्योंकि जब हम इस ऑब्जेक्ट को और थर्मोमीटर को थर्मल इक्विलिब्रियम में ला के फिर उनकी जो रीडिंग है वो देखते हैं, तो जब ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे तो इन दोनों का टेम्परेचर भी सेम होगा। तो हमें थर्मोमीटर को थर्ड पार्टी की जगह पे रिप्लेस करके इनका जो बता सकते हैं कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं विथआउट कांटेक्ट।